अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आपको आप जो हैं सब ठीक ठाक होंगे और अपनी मंजिल मकसूद की तरफ गामज़न होंगे। अच्छा, आज का जो टॉपिक है, मुझे बहुत से जो है लोग जो फैमिलीज़ वाले जो हैं वो मैसेज करके पूछते हैं कि जी हमारी ये सिचुएशन है, हम सऊदी अरेबिया में या गल्फ़ में या कहीं पे या इस तरह कंट्रीज़ में अच्छी हमारी जॉबें लगी हुई हैं, सारा कुछ है, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन हमें मसला यही है कि हमें जब सोचते हैं कि यहाँ पे तो 20 से 25 साल रहने के बाद या साल ज़िंदगी रहने के बाद भी कुछ आप शरीयत वगैरह नहीं मिलेगी और हमारा क्या बनेगा फ्यूचर का, और इसलिए हम यूरोप मूव होना चाहते हैं। ठीक है, और उनको फिर लगता है कि स्वीडन जो है वो एक अच्छा मुल्क है और एक अच्छा कैंडिडेट है। तो बिल्कुल आपकी सोच बिल्कुल सही है, और हर इंसान जो है, इंसान की जो फितरत में ये है कि वो आगे से आगे जाना चाहता है और तरक्की के मराहिल में पीछे नहीं रहना चाहता। लेकिन उसमें यह है कि फिर वो लोग ये सोचते हैं कि जी यहाँ पे आके क्या हमारी मतलब स्टडी वीज़े पे आएँ या जिस तरह से भी आएँ, और क्या हमारी चीज़ें यानी कि जॉब मिल जाएगी, और बहुत से इस तरह के इश्यूज़ यानी कि वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और फिर वो उनका सवाल मेन ये होता है कि आप बता दें, आप डिसाइड कर दें। बात यह है कि मैं मतलब आपके लिए कोई डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है, और मैं ठीक है, मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपकी सिचुएशन ठीक है आप बता सकते हैं, लेकिन ये आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ पे है और आपकी अपनी चीज़ों पे है कि वो आप कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, और ये आपके लिए कोई नहीं डिसाइड कर सकता, ये आपने खुद ही डिसाइड करना होता है। मसलन उसमें से एक जो फैमिली थी, उन्होंने बताया कि वो ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं और सऊदी अरेबिया की बात कर रहे थे। ठीक है, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्क में डाल रहे थे। ठीक है, तो स्वीडन के मुताबिक ठीक ठाक अर्निंग कर रहे थे, और वहाँ पे आपको पता है कि टैक्स बहुत कम शरह है वहाँ पे, शायद 5% है, शायद इससे भी कम है। ठीक है, और अगर आप अच्छी शोबे में लगे हुए हैं तो वहाँ पे यूरोप का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फिर वो अच्छे पैसे मिलते हैं, और यहाँ पे टैक्सेशन की वजह से वो पैसे आपके जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से टैक्सेशन में चले जाते हैं। फिर आपके खर्चे वगैरह, जिसमें इकॉनमी यहाँ पे आजकल डाउन है तो हर चीज़ बहुत महंगी हुई है। तो जहाँ पे पहले 5-6 हज़ार या 7 हज़ार दो सिंगल फैमिली का मतलब ख़र्चा होता था खाने पीने का, अब वो तकरीबन 15,000 पे पहुँच गया, उससे भी है ऊपर। ठीक है, तो चीज़ें मेरी कि बहुत ज़्यादा बदल रही हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए कोई डिसाइड नहीं कर सकता, आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ, उसमें मैं चंद वेरिएबल बता देता हूँ कि आप उसमें आप ये देखें कि आप यहाँ पे आपकी कोई ऐसी स्किल है जो आप यहाँ पे जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मसलन अगर IT वगैरह में है या इस तरह के शोबों में है, या ऑलरेडी आपकी कंपनी जो उस गल्फ़ में या वहाँ मौजूद है और उसका यहाँ पे भी ऑफिस है स्वीडन वगैरह में, अगर वहाँ से आप उस तरीके से मूव हो सकते हैं तो इस तरह से जॉब मिलने में आपको या सेटल होने में आसानी होगी। ठीक है, बाकी अमूमन जो है एक बंदा यानी कि वो पढ़ रहा होगा, दूसरा बंदा जो है वो ज़रा काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन आपने अपना मतलब आप ये भी नहीं कर सकते ना कि सारा अपना मतलब आप पहला उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि आपके पास इतनी फाइनेंसेस हों कि आप 2-3 साल यहाँ पे आराम से, यानी कम से कम इतनी स्टडी है आपकी, आप उतनी देर आराम से सर्वाइव कर सकें। ठीक है, अगर 2 साल की स्टडी है तो 2 साल से ज़्यादा कहीं, अगर आपके पास लिविंग प्लस एक्सपेंस प्लस फी अगर आपको सारा कुछ हो आपके पास। ठीक है, अगर बच्चे हैं तो उसी के मुताबिक वो आपके पास सारे फाइनेंस, पहली चीज़ तो ये है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ पे ऑफ़र क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप के पास ऐसी स्किल सेट है तो जो जिससे आपको आसानी से जॉब मिल सकती है, तो ये भी एक और अच्छा पॉइंट, एक टिक आप मार्क कर लेंगे जी, एक और टिक हो गया। ठीक है जी, फिर इसके बाद आप ये देखें कि आपके बच्चों की सिचुएशन क्या है। ठीक है, बच्चे आपके क्या यहाँ पे उन एजेस में हैं कि आसानी से सेटल हो जाएंगे, अगर तो वो आपको लगता है कि हाँ हो जाएंगे तो वो भी एक टिक मार्क हो गया। ठीक है जी, फिर यह है कि अगर आपकी जो पार्टनर है, हस्बैंड या वाइफ, अगर उन मतलब एक ज़रा स्टडी पे आ रहा है या जॉब पे आ रहा है, दूसरा जो है वो क्या कर सकता है, अगर वो उसके पास भी कोई ऐसी स्किल सेट है जो यहाँ पे आसानी से यूज़ की जा सकती है, तो फिर तो ये भी एक प्लस हो गया। ठीक है, अगर वो ऐसी स्किल नहीं है जो आसानी से, फिर समझ लेंगे 2 साल का आपको आपके पार्टनर को भी साल 2 साल 2-1.5-2 साल का स्ट्रगल करना पड़ेगा, ज़बान सीखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद अपनी फील्ड बनानी पड़ेगी कि इस फील्ड में मैं जा सकता हूँ या क्या सिचुएशन हाल है। तो सारी बात है, इस दरमियान एक ही बंदा, या तो वो सारे आप अपनी सेविंग से पैसे लगा रहे होंगे, अगर या जॉब पर आए हैं तो जॉब से बेसिकली आप एक ही बंदे के फाइनेंसेस यहाँ चल रहे होंगे, 2 बंदों के नहीं चल रहे होंगे। बाकी इन जनरल ये है कि यहाँ बच्चों की एजुकेशन वगैरह फ्री हो जाती है, मेडिकल वगैरह फ्री है। ठीक है, वो बच्चे आपके वहाँ यहाँ पे नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे किराया वगैरह वो सारी चीज़ें जो हैं वो मेनली जो है वो आपका खर्चा होता है। ठीक है,
अब फिर बहुत से लोग खर्चे का मतलब इसमें आप टिक मारो कर सकते हैं क्या फाइनेंसेस आपके पास जो सेविंग्स हैं क्या वो उसके मुताबिक है। तो उसमें मैं ये बता देता हूँ कि आपका जो स्टूडेंट में आजकल जो खर्चा है वो सबसे बड़ा खर्चा जो यहाँ पे होता है वो है आपका रेंट, या आपने अगर ख़रीदा हुआ तो उसकी इंस्टॉलमेंट्स अगर आप नहीं जा पाएंगे तो आपको ख़रीदने से तो नहीं रहेंगे अनलेस कि आपके पास सारी इन्वेस्टमेंट मौजूद है अगर ख़रीदने की। अमूमन अगर आपने लोन लेना तो लोन तो आपको 1-2 साल जब आपके पास जॉब प्रॉपर होगी सारा कुछ मतलब आप लोन लेने के काबिल होंगे तो फिर ये अमूमन ये रेंटल ही जाना पड़ता है। और रेंटल यहाँ ये है कि यहाँ पे ज़्यादा कंपनीज़ का रेंटल है, यानी कंपनीज़ जो है यहाँ पे आपको रेंट आउट करती हैं, लेकिन वो भी बड़े सिटीज़ में गोदमबर्ग में स्टॉकहोम में यहाँ पे बहुत लंबे लंबे क्यूज़ हैं, यानी कि 8-10 साल 15 साल 20 साल जो है वो आपको किराए का घर नहीं मिल सकता यहाँ पे आसानी से। हाँ उनमें से कोई थोड़े से बहुत एक्सेप्शंस होते हैं, न्यू प्रोडक्शन वगैरह जिनके किराए काफ़ी ज़्यादा हैं तो वो शायद चांस लग जाए आपका, लेकिन जो नॉर्मल घर है जिसमें रेंट देने का मुनासिब होता है वो नहीं जा सकते। मतलब मुझे खुद यहाँ 13 साल से ऊपर हो गए हैं और अभी भी मैं चाहूँ कि मैं अपनी मन मर्जी मुताबिक एरिया में घर मिल जाए तो शायद इतने मिले, ठीक है। मतलब मुझे दूर दराज शायद किसी एरिया में मिलेगा जहाँ पे घंटा पौना घंटा जो है वो लगेगा सिटी तक आने के लिए, वहाँ पे शायद मुझे घर मिल जाएगा। तो मेन खर्चा जो घर का रेंट है, तो फिर यानी कि अगर आपको कंपनी से नहीं मिल सकता, अगर आप खरीद नहीं सकते तो आपके पास जो ऑप्शन रह जाता है वो सेकंड हैंड रेंटिंग है, यानी कि अगर मैंने किराए पे लिया हुआ था या मेरा ख़रीदा हुआ था मैंने आगे से आपको किराए पे दिया हुआ, तो उसका जो बड़ी सिटीज़ का रेंट है वो दो रूम का, यानी कि यहाँ पे जब रूम्स की बात होती है तो लिविंग रूम भी काउंट किया जाता है, यानी कि सिंगल बेडरूम को 2 रूम कहा जाएगा, यानी कि लिविंग रूम प्लस बेडरूम, यानी कि 2 रूम की बात करें तो उसमें सिंगल बेडरूम होता है। तो जो 2 रूम अपार्टमेंट है उसका रेंट जो है वो 10,000 से शुरू हो के 15-20 हज़ार, यानी कि अपवर्ड कोई लिमिट नहीं है, यानी कि डिपेंड करता है किस लोकेशन पे है और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो मतलब ऑन एवरेज जो स्टॉकहोम में अब घर मिल रहा है 2 कमरे का वो 12-13 हज़ार पर मंथ छोटी स्ट्रॉन्ग जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर आपकी सिचुएशन अच्छी रही या आपके लक अच्छी रही तो 12-13 हज़ार में सारा कुछ इंक्लूड हो जाएगा, बिजली पानी गैस। अमूमन जो है वो पानी और हीटिंग इंक्लूड होती है, गैस यहाँ होती नहीं है, हर चीज़ बिजली भी चलती है, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो आमतौर पर बड़ी खर्चा होता है इसके बाद। लेकिन अगर आपको आपकी लक रही तो इसी में सारा कुछ इंक्लूड हो जाएगा, इंटरनेट वगैरह भी। और लेकिन आजकल की जो सिचुएशन चल रही है एनर्जी, पूरे यूरोप में एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, तो अभी मैं मतलब खुद भी देख रहा हूँ अपनी आंखों के सामने जो हो रहा है कि जब भी कोई रेंट उठा रहा है तो वो बिजली इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यहाँ पे बड़ी ही अनसर्टन अमाउंट के बिल्स आ रहे हैं। पहले ये होता था कि जी 500, 700, 700, 800 में यानी कि 2 कमरे का घर बिल आ जाता था मैक्सिमम। अब जो है वो 1500, 1600 बिल आ रहा है और उसकी कोई फिक्स या कहते हैं ना कि जी पता होता है कि इतना ही आएगा, इसके राउंड बोर्ड आएगा। अब कोई रही नहीं है कि जी हम एस्टिमेट कर सकेंगे जी 1500 ही आएगा, 2000 आएगा। इसी तरह मतलब पिछले महीने में देखें तो मेरा 1600 आया, अभी इस महीने पे 1500, तो अगले महीने उसका 2000 हो जाएगा क्योंकि विंटर आएगा। तो इनके बहुत फ़र्क पड़ रहा है, बहुत वेरी कर रहा है। जो कि पहले 400, 500, 600 होता था, अब जो है कि वो यहाँ 1500 तक बात 1700 तक बात पहुँच गई है। तो वो फिर ये होता है कि या तो वो लोग कहते हैं कि जी हम 500, 600 इंक्लूड करेंगे रेंट के अंदर, यानी जो 12-13 हज़ार आपने देना है उसके अंदर, या बिल्कुल इंक्लूड नहीं करेंगे, आपने जो भी बिल आएगा वो आपने देना है, ठीक है जी। तो इसमें समझ लें कि आप 1000-2 हज़ार जो है वो ऐड कर लीजिए। फिर इसके बाद आपका ट्रैवलिंग का खर्चा आता है, आपने कहीं पे ये भी जॉब करनी पढ़ने जाना है तो आपको बस ट्रैवल या ट्रेन ट्रैवल चाहिए, ठीक है। वो स्टॉकहोम में जो है वो मंथली कार्ड बनता है 1000 का, 1000 स्वीडिश क्रोन का, तो वो भी आप ऐड कर ले। वो आप शेयर कर सकते हैं, यानी कि अगर दिन को एक पार्टनर यूज़ करता है और शाम को दूसरा पार्टनर यूज़ कर लेता है तो उसमें शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ही दिन का टाइम निकले हुआ तो फिर आपको 2 कार्ड चाहिए 2000 का, यानी कि बेसिकली वो मंथली खर्चा बन जाएगा। इसके अलावा इंटरनेट भी अमूमन इंक्लूड होता है उसमें, तो वो भी मतलब ये चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। फिर इसके बाद जो है वो ईटिंग यानी कि फूड कास्ट आ गई कि यहाँ पे जो सिंगल फैमिली यानी कि मियाँ बीवी हैं उनका जो अभी खर्चा मैं बता रहा हूँ, जैसे कि कम से कम जो है ना 10,000 से ऑनवर्ड ही हो रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई चल रही है। क्योंकि आपको शायद पता हो कि जो स्वीडन है ये दुनिया का आखिरी कोने के पास ऑलमोस्ट, यानी कि एक तरफ से जो नॉर्थ में जो आखिरी कोना है वो नॉर्वे है, उससे पीछे स्वीडन नहीं आता है। तो यहाँ से पूरे यूरोप से, ये पूरी वर्ल्ड वाइड से चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। ये ठंडा मुल्क है, यहाँ पे खाने पीने की चीज़ इतनी उगती नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट, यानी सब्जियाँ, फल, ये वो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होकर आती हैं। इनके पास जो है वो टेक्नोलॉजी की बेस पे ये चल रहे हैं, ठीक है। तो वो खर्चा भी यानी कि हाई एंड पे जा रहा है, ठीक है आपका। और अभी आप देख लें कि अगर आपको इतने फाइनेंसेस हैं और क्या आप इतने फाइनेंसेस यानी कि 2 साल 3 साल तक, और अभी इसमें आपने अनएक्सपेक्टेड कास्ट भी ऐड करनी है कि कोई और प्रॉब्लम हो जाता है, कोई
मतलब और इंक्रीज़ हो जाती है, रेंट वगैरह या फिर खर्चे वगैरह, या महंगाई और हो जाती है, या और चीज़ें छोटी मोटी कॉस्ट वगैरह, तो वो भी आप इसमें ऐड करनी पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो अगर आपके पास इतने फाइनेंसिस हैं तो डेफिनेटली आप ट्राई करें। फिर आप क्या विलिंग टू रिस्क है अपना जो भी उधर, अगर आपने आपको लगता है कि आपको शरीयत के लिए इतना आप रिस्क ले सकते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए जो भी है, तो फिर आप डेफिनेटली इसके बारे में सोचें। इसके अलावा एक और जो चीज़ एक ये है कि आप सिर्फ नियर फ्यूचर की या करंट फ्यूचर या प्रेजेंट के लिए बेसिकली सारा कुछ अपना दाव पर नहीं लगा सकते। अभी बहुत सी चीज़ें यहाँ बदल रही हैं, जैसा कि स्टूडेंट के हवाले से आपने सुना होगा कि पाकिस्तान का नाम ले कि यहाँ की इमिग्रेशन ने रिपोर्ट पब्लिश की है कि इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट वीज़ों का मिसयूज़ किया है, और यहाँ पे ज़्यादातर की इंटेंशन पढ़ना नहीं है वो बल्कि यहाँ पे आके सेटल होना है, यहाँ पे आके जहाँ पे करना है, और 72% ने मिसयूज़ किया है ये रिपोर्ट के मुताबिक स्टूडेंट वीज़े का, ठीक है। तो अभी ये भी हो सकता है अगर आप स्टूडेंट वीज़े आ रहे हैं तो ये कुछ में ला पास कर दें कि जी नहीं हम फुल टाइम हम अलाउ नहीं करते जो काम करना, ठीक है। तो फिर आपकी जो अर्निंग या आप सोचते हैं कि यहाँ पे आगे जो हम सर्वाइव कर लेंगे वो कैपेबिलिटी और कम हो जाएगी। अभी तो फुल टाइम है, जितना मर्जी काम करो, ठीक है जाकर, लेकिन फ्यूचर में ही हो सकता है कि वो बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर दें, ठीक है। और उस सूरत में आप क्या करेंगे, इसलिए आपके फाइनेंसेस तैयार होने चाहिए, जो जैसे कि मैंने पहले कहा है। फिर इसके अलावा जो लोग शरीयत की लालच में आ रहे हैं, ठीक है, अभी जो यहाँ की सितंबर में यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, और यहाँ की जो करंट रूलिंग दो पार्टीज़ हैं, स्वीडिश डेमोक्रेट और मुतरातरना, वो कोलिशन में भी पावर में है, और उन दोनों, और स्वीडिश डेमोक्रेट्स तो इमिग्रेंट्स के बिल्कुल खिलाफ है ना, वो चाहती नहीं है कि, बल्कि ये चाहते हैं कि हर तरह से यहाँ पर रोक दिया जाए इमिग्रेशन को, और अभी उनकी कोशिश भी है। तो अनदर वर्ड्स के उन जो स्वीडिश डेमोक्रेट्स हैं उनके मंशूर में, जब आपके मंशूर में कोई चीज़ होती है तो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूर यहाँ पे जो पार्टी जिस मंशूर के तहत आती है ना, फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ता है, और वो करती भी है, ये पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। तो उनके मंशूर के मुताबिक वो चाह रहे हैं कि जी सिटीजन जो परमानेंट रेजिडेंसी पे बिल्कुल बंद कर दिया, यानी कि लोगों को टेम्प्रेरी वीज़ा पे रखा जाए, यानी कि 2-3 साल के 2 साल का वीज़ा देते नहीं, हर 2 साल बाद एक्सटेंशन हो, और ये बस इसी ही रैट रेस में लगे हैं, ठीक है, और परमानेंट यानी दे ही ना, ठीक है। और शरीयत का, और यानी कि फाइनल स्टेज वो शरीयत की, वो उसमें जो स्वीडिश डेमोक्रेट है वो कह रही है 10 साल इसकी मौजूद होनी चाहिए, 10 साल के बाद हमारी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक अगर बंदा इस सिस्टम के में तैयार रहने के लिए तब देंगे। जबकि उनकी जो कोलिशन पार्टी उनके साथ है वो कहती है जी मुतरातना कि जी 7 साल भी हम सोच सकते हैं, ठीक है जी, यानी कि 7 से 10 साल का ये प्लान बना के सोच रहे हैं। हाँ डेफिनेटली अभी जब ये डिस्कशन होगी पार्लियामेंट में, फिर इसके अगेंस्ट कुछ पार्टीज़ इसके अगेंस्ट भी करेंगी कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए और ये कुछ होगा, लेकिन चूंकि मेजॉरिटी जो पार्टी के रूलिंग में है, जब वो उन्होंने काइंड ऑफ इस बारे में सोच लिया है, तो फिर इसके चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं कि ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। लेकिन ये कहना अभी टू अर्ली है, लेकिन जो मेरा कहने का मकसद ये था कि ये फ़र्ज़ करें हो जाए तो आप तो फिर यहाँ पे लटके रहेंगे 8-10 साल, ठीक है। और उस दौरान फिर सारी बात है, आप रिग्रेट होगा कि जी मेरी वहाँ इतनी इनकम थी, मैं इनकम से भी गया, और सारी चीज़ें जो वो मेरी डाउन चली गई, और जो मेरा टारगेट था शरीयत का वो भी नहीं मिल पा रहा, और फिर उसकी कास्ट क्या आ रही है आपको शरीयत की, ठीक है। और फिर सारी बात है कि आपके बच्चों के भी यहाँ पे बड़ा, जैसे कि बच्चों के बारे में आपने सुना ही होगा कि फैमिलीज़ को मसले हो रहे हैं कि यहाँ पे बड़े स्ट्रिक्ट माहौल है कि बच्चे जो हैं वो आप उनको कुछ नहीं, डांट टपड़ नहीं सकते, मार नहीं सकते, ठीक है, और किसी किस्म का इनके आप उनको मतलब टार्चर देनी या दबाव या जो भी है वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें ज़ाहिर बात है अगर आपके बच्चे अगर चले गए, आपसे छिन गए, आप क्योंकि यहाँ तक रूल है कि जी अगर आपने बच्चे के सामने मियाँ बीवी ने झगड़ा किया और बच्चे ने वो सारा देखा, जाकर स्कूल में रिपोर्ट की कि जी मेरे माँ बाप लड़ रहे थे, मैंने उनको देखा है, जो भी है, तो उसकी बुनियाद पे भी आपको 2 साल की जेल सकती है और बच्चा आपका छीन सकता है, ठीक है। छीनने से यहाँ ये होता है कि यहाँ ये नहीं है कि बच्चा बस टेम्परेरी चला जाएगा। अगर वाकई में उनको पीटना मारना पीटना साबित हो जाता है, कोई इस तरह का प्रॉब्लम आपने किया और वो साबित हो गया, तो बच्चा आपका फास्ट होम में भेज देंगे, फॉर एवर के लिए बच्चा चला जाएगा आपका, ठीक है। कुछ सूरतें होती हैं इसमें टेम्परेरी लेते हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर वापस वो बेसिकली आपको बचा देते हैं, लेकिन 1-2 साल उसमें भी लग जाते हैं क्योंकि फिर इनकी इन्वेस्टिगेशन भी लंबी चलती हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम है। तो आपको ये सारी चीज़ें, इन सारे रिस्क जो हैं इनको बेसिकली नोट डाउन करना चाहिए। अगर वो आपको लगता है कि आई कैन टेक दैट वन, तो उसमें टिक लगा लेंगे, ठीक है जी मैं रेडी इसको भी करने के लिए, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये कि मतलब ये फ़ैसले सारे आपने खुद करने हैं, और इसमें यानी कि आपको कोई भी ये नहीं कह सकता कि नहीं आप आएँ या फिर बिल्कुल आना चाहिए। हाँ ऐसी लगी लगाई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है कि IT की जॉब, IT में ही IT की जॉब मिल रही है,
मगर आपको लगता है कि वो दोबारा भी वापस भी मिल जाएगी गोल्फ वगैरह में भी, अगर इस तरह छोड़ के आते हैं तो फिर आप ज़रूर ट्राई करें और कोशिश करें कि सिस्टम में आके देखें क्या चीज़ें हैं। फिर आपके पास एक बड़ी मार्केट यूरोप पूरा, ठीक है, तो आप किसी दूसरे मुल्क यूके वगैरह आगे पीछे की दूसरे मुल्क भी जा सकते हैं। तो चार्ट ये है कि अगर आपकी सारी वो पॉइंट्स फिट बैठ रहे हैं कि आप कर क्या सकते हैं, आपका पार्टनर क्या कर सकता है, आगे बाद इतने फाइनेंसिस हैं, तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। और स्वीडन आने के बारे में सोचना चाहिए और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको अवेल करें। लेकिन अगर वो चीज़ें सारी आपकी फिट नहीं बैठ रही तो फिर सारी बात है, मैं बताया कि जो नियर फ्यूचर या फिर सीइंग फ्यूचर में क्या हो सकता है, वो चीज़ें सारी यहाँ जो लोग हैं अभी निशान है कि अभी क्या होगा हमारे साथ, और चीज़ें यानी कि मुश्किल ये करने की कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो लोग इस तरह सोच रहे हैं आने का, तो ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।